आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 14th चैप्टर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं इस चैप्टर का हेडिंग है फ्रेंड्स विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में हमें कौन सी बातें फ्रेंड्स बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर्स में आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में बताया गया है, जो जब विद्युत किसी पदार्थों में से होकर जब गुजरती है तो उसमें एक रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपने इसके पहले लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे कि आखिर विद्युत जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रभावों को वह उत्पन्न करती है। आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक प्रभावों के बारे में और साथ में आपको इस चैप्टर्स में विभिन्न प्रकार के विद्युत लेपन के बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार से विद्युत लेपन के द्वारा किसी भी मेटल्स में, धातु में आखिर कोई भी किसी भी प्रकार की एक परत जो है वह चढ़ाई जाती है। ठीक है ना, साथ में आप जान लेंगे कि आखिर एसिड्स, ठीक है ना, जो अम्ल होते हैं, जो क्षारक होते हैं, जो लवण होते हैं, उसमें से जब विद्युत का प्रवाह होता है तो आखिर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है या फिर नहीं होता है, आखिर होता है तो फिर क्या चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेंगे कि आखिर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, जैसा आपके इस चैप्टर्स का हेडिंग है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब भी विद्युत धारा को किसी ऐसे घोल में से होकर जब गुजारा जाता है, ठीक है ना, विद्युत धारा में से जब पास कराई जाती है तो उस घोल में विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे कि चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है ना, वह चेंजेस हो सकते हैं बुलबुले का क्रिएट होना, वह चेंजेस उस घोल से आप देख पाएंगे। साथ में उस घोल का जो रंग है वह भी परिवर्तन होता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है ना, तो इसे ही हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। समझ रहे हैं आपकी बातों को। तो फ्रेंड्स हम लोग लास्ट की क्लासेस में हमने ये पढ़ लिए थे कि आखिर चालन क्या होता है। ठीक है ना, किस तरह से सुचालक आखिर क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा आखिर बहुत ही आसानी से पास हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है ना, उसे हम सुचालक कहते थे, आपने लास्ट के क्लासेस में भी पढ़े थे फ्रेंड्स। ठीक है ना, आज हम लोग इस चैप्टर्स में जान लेंगे कि आखिर सुचालक आप जानते ही हैं। आज हम लोग जान लेंगे कि आखिर हीन चालक आखिर क्या होते हैं। याद रखना है आपको फ्रेंड्स, विद्युत धारा, ठीक है ना, अब जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। ध्यान से समझना है। ठीक है ना, और लास्ट क्लास में आपने जाने थे कि जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं या फिर अच्छे चालक होते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के पदार्थों के भी बारे में पढ़ा था, वह पदार्थ आखिर कौन कौन से है, जैसे कॉपर है, कॉपर जो होता है, सिल्वर है, ठीक है ना, गोल्ड है, ये सब विद्युत के काफी अच्छे सुचालक है फ्रेंड्स। ठीक है ना, और आज हम लोग विद्युत के हीन चालक के बारे में जानेंगे। हीन चालक कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें से विद्युत की जो धारा है वह काफी अल्प मात्रा में, कम मात्रा में प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स विद्युत धारा किन पदार्थों में से होकर काफी कम हीन चालक, वह पदार्थ कौन सा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एक टेस्टर बनाना होगा। तो फ्रेंड्स टेस्टर के बारे में आपने लास्ट की क्लासेस में भी पढ़े थे कि टेस्टर्स जो है संपरिचित्र आप किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे पिक्चर्स में भी कि इस प्रकार से संपरिचित्र के बारे में, टेस्टर्स के बारे में अपने लास्ट के क्लासेस में भी बनाना सीख लिए थे। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं एक बल्ब और बल्ब में से दो तार निकली हुई है, आप देख पा रहे हैं ना पिक्चर्स में, और एक बैटरी जो है, सेल जो है वो जुड़ी हुई है, सेल याद रखना है आपको। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है, और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं सुचालक का जो एग्जाम्पल है आपको बताया जा रहा है। आप टेस्टर्स का जो वह सिरा जहां पर लोहा वाला क्षेत्र होता है उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में। तो ये एक टेस्टर है, तो इसी टेस्टर्स के सहारे आज हम लोग जानेंगे कि आखिर विभिन्न प्रकार के द्रव्यों में से किस प्रकार विद्युत का चालन आखिर होता है। ठीक है ना,
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जान लेना है कि आखिर ये हीन चालक आखिर होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं वे पदार्थ जो विद्युत का चालन काफी अल्प मात्रा में करते हैं, ठीक है ना, वह विद्युत के हीन चालक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के रूप में आप सभी जानते हैं कि विद्युत का चालन किन किन द्रव्यों में से होकर विद्युत का चालन बड़ी ही आसानी के साथ होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं अम्ल, ठीक है ना, क्षारक और लवण, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जिसमें एसिड्स पाई जाती हैं, अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से विद्युत का चालन जो है बड़ी ही आसानी के साथ हो जाता है। और साथ में क्षारक बेसिस में से भी विद्युत का चालन बड़ी ही आसानी के साथ हो जाता है। और ऐसे पदार्थ जिसमें से लवण की मात्रा हो, ठीक है ना, ऐसे द्रव्य जिसमें लवण की मात्रा हो, उसमें से भी बड़ी ही आसानी के साथ विद्युत पासेस हो जाते हैं, प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि आखिर किस प्रकार से संपरिचित या फिर टेस्टर्स के सहारे हम जान लेंगे कि आखिर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि जो नींबू का रस, ठीक है ना, मान लेते हैं एक नींबू का रस अगर किसी भी एक छोटे से एक ढक्कन जो होती है बोतल की, उस बोतल की ढक्कन में हम नींबू का रस रखते हैं, ठीक है ना, और नींबू का रस रखने के बाद टेस्टर्स टेस्टर्स यानी ये पूरा आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, यहाँ पर क्या है, बैटरीज है, समझना है आपको। सेल, पहले की क्लासेस में हमने सेल्स के बारे में जाना था, आज हम लोग बैटरीज, बड़ी बैटरीज का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो बड़ी बैटरीज का यूज करेंगे और यहाँ पर बल्ब का यूज करेंगे, तार का यूज करेंगे और एक टेस्टर्स का निर्माण करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं टेस्टर्स की बनावट किस तरह से फ्रेंड्स, ठीक है ना। और नींबू का रस हम लेते हैं एक छोटे से ढक्कन में नींबू का रस अगर लेते हैं, देख पा रहे हैं आप, और इस तरह से डुबाया जाता है टेस्टर्स के दो सिरे को। तो आप देखेंगे कि विद्युत का जो चालन है ना फ्रेंड्स, वह इस सिरे से इस सिरे के बीच तक हो जाता है, लेकिन जबकि इन दोनों के बीच में गैप है, लेकिन वह नींबू का रस जो है वह बड़ी ही आसानी के साथ विद्युत का चालन कर सकता है। नींबू के रस की जगह पर अगर आप कोई क्षारक पदार्थ लेते हैं, ठीक है ना, तो वह भी विद्युत का चालन जो है बड़ी ही आसानी के साथ कर देता है। और साथ में ऐसा पानी लेते हैं जिसमें लवण जो है अगर दे दिया जाए तो उसमें से भी क्या होता है, विद्युत का चालन बड़ी ही आसानी के साथ हो जाता है। फ्रेंड्स आपने जान लिया कि आखिर किस प्रकार से संपरिचित्र जो टेस्टर्स है उसके सहारे आप किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के घोल, नींबू का रस आपने लिया, ठीक है ना, और साथ में इसके बाद आपने वीडियोस में भी देखा कि किस प्रकार से एक पानी में, ठीक है ना, पानी में पहले जब दिया गया टेस्टर्स को रखा गया तो बल्ब जो है वो नहीं जल रहा था, देन जब नमक को डाला गया तो बड़ी ही आसानी के साथ बल्ब में रोशनी हो जाती है, ठीक है ना, समझ रहे आपको बातों को। तो फ्रेंड्स ये हो कैसे रहा है, तो फ्रेंड्स जब संपरिचित्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव्य अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरिचित्र का परिपथ पूरा होता है, ठीक है ना, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब जो है वो दीप्तिमान हो जाता है या फिर बल्ब जो है वो जलने लगता है, ठीक है ना। और बल्ब कब नहीं जलेगा यह भी कंडीशन है, ठीक है ना। तो जब कोई द्रव्य विद्युत धारा, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, जब कोई द्रव्य विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने नहीं देता है तो संपरिचित्र का परिपथ पूरा नहीं होता है और बल्ब जो है वह दीप्तिमान नहीं होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे उस द्रव्य के बारे में जिन द्रव्यों के माध्यम से आखिर बल्ब जो है वह जलेगा नहीं, यानी वह द्रव्य, वह घोल जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो वह कौन सा द्रव्य है, तो फ्रेंड्स वह है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी अशुद्धियां नहीं होती है, ना ही उसमें एसिड्स होते हैं, ना ही उसमें बेसिस होते हैं और ना ही उसमें नमक होता है, समझ रहे हैं आपको बातों को। डिस्टिल्ड वाटर शुद्ध फॉर्म है पानी का, ठीक है ना, यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं आपको।
अगर आपको ऐसा टेस्ट अगर करना है तो, ठीक है ना, आप देखेंगे या फिर आप अपने स्कूल्स के लैब में बड़ी आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में जो विद्युत धारा है वह प्रवाहित नहीं होती है, समझना है आपको। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव आखिर क्या है? तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव वह घोल, ठीक है ना, वह घोल जिस घोल के माध्यम से विद्युत धारा जो है वह प्रवाहित होती है, उस घोल में कुछ चेंजेस होने के कारण विद्युतीय जो बल्ब है वह जलने लगता है, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं बातों को? तो उसे ही हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आखिर विद्युत धारा, बहुत ऐसे टाइम होते हैं जहां पर विद्युत धारा जो है वह प्रवाहित, बल्ब जो है वह बल्ब नहीं जल पाती है। इसके पीछे का रीजंस क्या है फ्रेंड्स, ये आपको समझना है। इसके बारे में आपने जाना था कि लास्ट के क्लासेस में भी कि बहुत समय ऐसा देखा गया है कि बल्ब फ्यूज होता है, ठीक है ना। बल्ब का जो तारों का जो कनेक्शन है वह जो है वह दुर्बल होता है, ठीक है ना, अच्छी तरह से नहीं लगाया जाता है, या फिर बैटरी में कोई ऊर्जा नहीं होती है, तो फिर जो बल्ब का ग्लो है वो नहीं हो पाता है। लास्ट के क्लासेस में आपने जाने थे कि कोई भी बल्ब नहीं जलने के कारण संभावित कारणों के बारे में भी आपने जाना था, ठीक है ना। आज आप लोग जान लेंगे कि आखिर, आज हम लोग रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादातर घोल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बहुत ऐसे टाइम होता है फ्रेंड्स जब विद्युत का जो बल्ब होता है, विद्युतीय बल्ब, वह प्रकाशित नहीं हो पाता है, समझना आपको बातों को, और वह बल्ब नहीं जल पाता है फ्रेंड्स, समझना है। विद्युत धारा का प्रवाह काफी अल्प मात्रा में होता है, ठीक है ना, और विद्युतीय बल्ब नहीं जल पाता है। तो उस बल्ब के जगह पर हम लोग यूज करेंगे एलईडी का, समझना है आपको बातों को। एलईडी काफी कम ऊर्जा में भी वह जलने लगती है फ्रेंड्स। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है, जिसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी कह रहे हैं, एलईडी। एलईडी का अगर यूज करेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि काफी कम एनर्जी में भी, अगर मान लेते हैं वह घोल, कोई भी घोल जिसमें से एनर्जी काफी कम मात्रा में प्रवाहित हो रही है, लेकिन बल्ब जो है आपका नहीं ग्लो हो पा रहा है, जल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस बल्ब के स्थान पर अगर हम एलईडी का यूज करते हैं तो टेस्टर्स में आप देखोगे कि एलईडी जो है ग्लो करने लगती है। इसका मतलब यह है कि वह घोल में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। तो यह आप देख पा रहे हैं एलईडी का पिक्चर्स कुछ इस तरह का होता है, मार्केट में बड़ी ही आसानी के साथ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने संपरिचित्र के माध्यम से, टेस्टर के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से आखिर किसी भी घोल में से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना। बल्ब जहां पर नहीं जल रही है तो आपने उसे बदल कर भी देखा, आपने एक कुछ अलग से संपरिचित्र का भी निर्माण किया जहां पर आपने बल्ब के स्थान पर एलईडी का यूज किया। अब हम लोग जान लेंगे कि एक और संपरिचित्र बनाने के बारे में, किस प्रकार का एक और तरह का संपरिचित्र बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा फ्रेंड्स, आपने लास्ट के क्लासेस में पढ़े थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। अगर आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, तो बड़ी ही आसानी के साथ आप इस प्रयोग के माध्यम से आप विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी भी निर्दिष्ट घोल के माध्यम से, ठीक है ना, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ आप पता लगा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेपित देखा जा सकता है फ्रेंड्स। जैसे आपने बहुत ही दुर्बल अगर फ्लो होगा इलेक्ट्रिक का, तो आपने लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का यूज किया बल्ब के स्थान पर, तो भी बहुत समय ऐसा देखा गया है कि एलईडी जो है उसके स्थान पर अगर आप एक चुंबकीय सुई लेते हैं तो वह भी विक्षेपित होने लगती है। जैसे ही आप सभी जानते हैं चुंबकीय सुई विद्युत धारा का आखिर चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है अगर उस तार के माध्यम से
विद्युत का अगर प्रवाह होता है तो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये चुंबकीय सुई आखिर तैयार किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक माचिस का जो बॉक्स लिया गया है, देख पा रहे हैं, उसमें से ये रख दिया गया है, ठीक है ना, चुंबकीय सुई को, और फिर तार को लपेट दिया गया है। आप देख पा रहे हैं मल्टीपल टाइम्स में, काफी बार जो है तार को लपेट दिया गया है और दोनों सिरा स्वतंत्र है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से एक संपरिचित्र, एक टेस्टर भी बनाया जा सकता है, जहां पर आप विभिन्न प्रकार के पदार्थों में से आखिर करंट पास हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो इफेक्ट क्या हो रहा है, आप इस टेस्टर्स के सहारे आपको बड़ी आसानी के साथ वह पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप इस संपरिचित्र के सहारे अगर नींबू के रस में पुनः अगर अपने प्रयोग को करते हैं तो आप देखेंगे कि फिर से जो मैग्नेटिक जो कंपास है, ठीक है ना, जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय सुई है, वह क्या हो रहा है, उसमें प्रभाव पड़ रहे हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको संपरिचित्र के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालकर उसे पानी में डुबोकर पोंछ लेना है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों में से, द्रव्यों में से उसे टेस्ट करना है कि आखिर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है या नहीं। जैसे एग्जांपल्स के रूप में, जैसे टैप वाटर, आप जानते हैं टोटी का जो पानी होता है, जो टैप वाटर होता है, नल का पानी जिससे निकल रही है, उसमें से भी आप देखेंगे, और वनस्पति तेल में देखेंगे, ठीक है ना, दूध, शहद, विभिन्न प्रकार के पदार्थों में आप इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक लिस्ट भी बताया गया है। जैसे नींबू का रस में आप देखेंगे हो पा रहा है, नींबू का रस क्यों हो रहा है, नींबू का रस एसिड से फ्रेंड्स। सिरिका में हो पा रहा है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। फिर टोटी का पानी में भी होता है, टोटी का पानी में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां जो है वो पाई जाती है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान भाषा में अगर आप जानेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो टोटी की जो पानी होती है, विभिन्न प्रकार के उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसमें लवण की मात्रा होती है, इसीलिए विद्युत धारा बड़ी ही आसानी के साथ उस प्रकार के द्रव्यों के माध्यम से बड़ी ही आसानी के साथ प्रवाहित होने लगती है। वनस्पति तेल आप देखेंगे, वनस्पति तेल दूध या फिर शहद में से ना के बराबर जो है वह विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। वह गुड कंडक्टर नहीं है, समझना आपको, अच्छा सुचालक नहीं है ये सब वनस्पति तेल, दूध या फिर शहद। लेकिन नींबू का रस, सिरका, टोटी का पानी, ये जो तीन है ये काफी बड़े ही अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा द्रव्य जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उससे विद्युत का प्रवाहित होने के लिए उस द्रव्य में से आप क्या ऐसा काम करेंगे कि विद्युत का प्रवाह जो है वह देखा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप कुछ भी अम्ल है होता है ना, जैसे नींबू का अगर रस दे देंगे उसमें, उस द्रव्य में से, तो आप देखेंगे कि विद्युत का प्रवाह होने लगता है। उदाहरण के रूप में अगर आप मान लिया जाए एक डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप अपने टेस्टर्स को रखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना, उसमें विद्युत का प्रवाह जो है वह आप देखने को नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जैसे ही कुछ बूंदे नींबू का रस की देते हैं या फिर आप कुछ भी बूंद आप विनीगर के देते हैं, ठीक है ना, समझना है आपको, और या फिर कुछ बूंद, कुछ चुटकियां जो नमक है आप जैसे ही देते हैं, तो आप देखेंगे कि विद्युत का जो प्रवाह है उस द्रव्य में से होने लगता है, यानी आसुत जल से विद्युत का प्रवाह होने लगता है। आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, जनरली डिस्टिल्ड वाटर में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है फ्रेंड्स। बातों को बड़ी ही अच्छे से आपको समझना है। लेकिन जैसे ही हम कुछ अशुद्धियां देते हैं, अशुद्धियों का मतलब जैसे कुछ हम एसिड्स देते हैं, अम्ल देते हैं, क्षारक देते हैं या फिर नमक देते हैं, तो फिर विद्युत का प्रवाह बड़ी ही आसानी के साथ होने लगता है। अब है सवाल कि टोटी का जल, विभिन्न प्रकार के कल जो होते हैं उसमें से अगर आप विद्युत का प्रवाह आप देखेंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है। इसके पीछे का रीजंस क्या है फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीजंस जैसा मैंने कहा, उस ऐसे पानी में मिनरल्स की मात्रा होती है
लवण होते हैं, इसीलिए विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, इसीलिए चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है। दैट मीन्स कि आखिर विद्युत का प्रवाह तारों के माध्यम से होता है। इस प्रकार के द्रव्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं, इसलिए चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगता है। फ्रेंड्स, आपको जान लेना है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में, जैसा आप सभी फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में भी आपको मैंने वीडियोस के स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जो घोल है उनमें से विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि घोल में विभिन्न प्रकार के घोल का रंग जो है वह चेंजेस हो रहा है, घोल में से विभिन्न प्रकार के बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब विद्युत धारा का जो प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव, उस घोल में देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, विद्युत धारा का रासायनिक जो प्रभाव है उससे आपको करने के लिए, समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप करना है। जैसे दो बेकार सेल को सावधानी पूर्वक कार्बन की छड़ों को निकाल लेना है। आप सभी जानते हैं जो सेल्स होते हैं उसमें से कार्बन की छड़ होती है, ठीक है, उसे अच्छे से निकाल लेना है आपको। और दो धातु की टोपियों को साफ किया जा सकता है, ठीक है ना। और उनके सिरे पर तांबे की तार को लपेट देना है, ठीक है ना। और उन दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हम ये क्रियाकलाप को करते हैं। कार्बन की छड़ को आप देख पा रहे हैं, ये कार्बन की दो छड़ है, उनके आप देख पा रहे हैं सिरे में धातु की टोपी है, जहां पर धातु की टोपी में से तार को निकाला गया है, ठीक है ना। और उसे जल में दिया गया है, डुबो दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये कार्बन की छड़ है। और इन्हें अच्छे से घिस कर, ठीक है ना, समझना है आपको, इन्हें अच्छे से साफ करके, घिस करके, फिर इन्हें साफ करके देने के बाद फिर पानी में दिया गया। इस प्रकार का आप टब देख पा रहे हैं, ये टेस्टर्स है, ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप देखेंगे कि आखिर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कील भी ले सकते हैं इनके जगह पर, ठीक है ना। किसी कांच की ग्लास या प्लास्टिक्स में कटोरों में जल भरना है और फिर साधारण सा नींबू या फिर नमक देना है, उसमें मिला देना है। आप देखेंगे इलेक्ट्रोड को डुबा देना है फिर, ठीक है ना। आप देखेंगे कि कार्बन की जो छड़ों की जो धातु की टोपियां जल से बाहर ही रहे, 3-4 मिनट तक आपको वेट करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोड के समीप आप देखेंगे कि गैस के बुलबुले जो है वह निकल रहे हैं, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। गैस के बुलबुले निकलने का मतलब विद्युत का जो परिचालन है, ठीक है ना, वह हो रहा है, समझना आपको, प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है ना। इसे ही हम लोग विद्युत का जो रासायनिक प्रभाव है वह हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, विद्युत का रासायनिक जो प्रभाव है इसे सबसे पहले सन 1800 में ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम निकलसन ने बताया था आखिर, ठीक है ना। बताया था कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो, ठीक है ना, और उनके द्वारा वेलियन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि आखिर जो पानी है ना फ्रेंड्स, वह H2O उसका संकेत होता है, तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है, ठीक है ना। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि आप सभी ने जाना कि जैसे ही ऐसा प्रयोग करते हैं तो वह रसायन जो है जिसमें जहां पर क्या किया गया है, पानी जो है वह विभिन्न प्रकार से टूटने लगता है, ठीक है ना। और टूटने के पश्चात होता क्या है, ऑक्सीजन के जो बुलबुले होते हैं वह बैटरी के धन टर्मिनल में आकर जुड़ने लगते हैं, क्योंकि वह आयन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, वह टूटने लगते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है वह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसीलिए वह ढूंढता है धन जो है वह टर्मिनल को ढूंढता है, ठीक है ना। और धन टर्मिनल को वह ढूंढता है। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है वह टूटकर उसके आयन में जब विभाजित हो जाता है, ठीक है ना, तो वह पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए वह किसी भी इलेक्ट्रोड के ऋण
जो ऋण वाले जगह में इलेक्ट्रोड में वह जो है वह चिपकने लगता है, उसमें सटा होता है, बुलबुले जो है इस तरह से निकलते हैं। तो यानी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े होने इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने आखिर जान लिया कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है वह धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर वह जो है चिपकने लगते हैं और बुलबुले के फॉर्म्स में वह दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। और वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि हाइड्रोजन जो है वह निगेटिव टर्मिनल से जुड़कर वह बुलबुले जो है वहां से निकल रहे हैं, ठीक है ना। आपने जान लिया कि यह आखिर किस तरह से हो रहा है, क्योंकि यह आयनों में टूट जा रहा है। आप सभी जानते हैं जो पानी है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये जो पूरा प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, वह कैसे हो पाया है, कि कैसे हम किसी भी चीज को हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है ना, इसे हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि आखिर ये इलेक्ट्रोड क्या है। तो एक विद्युत कंडक्टर है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट या फिर अन्य पदार्थों के साथ संपर्क बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड एक विद्युत कंडक्टर है जिसका उपयोग हम कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट या फिर अन्य पदार्थों के साथ संपर्क को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और साथ में आपको जान लेना है कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा पदार्थ है जो विलयन को आयनों या फिर चार्ज्ड कणों में तोड़ देता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा पदार्थ है जो विलयन को आयन में तोड़ देता है, ठीक है ना, जिसे हम चार्ज पार्टिकल कह रहे हैं। जैसा आपने कुछ देर पहले जाना कि आखिर ऑक्सीजन जो है वो धन टर्मिनल वाले सिरे में जुड़ गया और हाइड्रोजन ऋण वाले टर्मिनल्स में जुड़ जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रोड से बिजली सॉल्यूशंस में से, घोल में से होकर गुजरती है और कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण आयंस का निर्माण होता है। पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। फ्रेंड्स, अब तक आपने क्या जान लिया? तो फ्रेंड्स, अब तक आपने जान लिया कि किसी चालक, समझना है आपको ध्यान से फ्रेंड्स, ठीक है ना, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ध्यान से समझना है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप भी देखे जा सकते हैं। धातु का निक्षेप देखा जा सकना, इसका मतलब जो धन वाले इलेक्ट्रोड पर जो भी आपके मेटल्स हैं वह मेटल्स ऋण वाले जो भी आपके वांछित धातु हैं, ठीक है ना, जिस पर आप इच्छा अनुसार लेपन चढ़ाना चाहते हैं, वह भी निक्षेपित होने से बहुत बार देखा गया है। यानी इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप भी देखे जा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, इस धातु पर, इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया आप कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका जो विलयन है, जो घोल है, ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है, ठीक है ना। समझना आपकी बातों को, यही विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। समझना आपकी बातों को, ठीक है ना। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में आपने जान लिया कि विभिन्न प्रकार के गैस के बुलबुले हो सकते हैं, आयनों का टूट जाना, चार्ज पार्टिकल्स में टूट जाना, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के विलयन के रंग जो है वह परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब भी विद्युत धारा, ठीक है ना, किसी पदार्थ में से, मान लिया जाए आलू, ठीक है ना, या फिर अन्य किसी पदार्थ में से अगर ये गुजारा जाए, तो आप देखेंगे कि उसके धन वाले जो जगह है, ठीक है ना, धन टर्मिनल्स में कुछ चिन्ह जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार सा एक धब्बा सा दिखाई देगा, नीला और हरा सा धब्बा आपको दिखाई देगा। तो कहने का तात्पर्य यह जो धब्बा है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, यही
विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है, समझना है आपको बातों को। फ्रेंड्स इसीलिए बहुत टाइम ऐसा कहा जाता है, आपने लास्ट के क्लासेस में भी आपने पढ़े थे, ठीक है ना? क्लास 8 में भी आपने बहुत आगे आपने पढ़ा था कि आखिर किसी भी पदार्थ में, मेटल के पदार्थ में आखिर जब भी नींबू रखा जाता है तो फिर उसमें से क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है ना? आपने आखिर जाना था, ठीक है ना? लास्ट के वीडियोस में भी आपने जान लिया था कि आखिर जो धातु की जो मटेरियल होती है, ठीक है ना? उसमें से जब भी किसी नींबू अम्ल जो है नहीं रखा जाता है, ठीक है ना? और चांदी के चम्मच में जो अंडा होता है ना, जो अंडा को नहीं खाना चाहिए चांदी के चम्मच में। तो बहुत तरह के जो प्रभाव हैं आपको देखने को मिले थे धातु में, ठीक है ना? तो यहाँ आपको जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वह विद्युत का प्रभाव देखने को मिल रहा है, वह रासायनिक प्रभाव है जो किसी भी पदार्थ को पूरी तरह से चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं। और इसी चेंजेस को आपको बुलबुले के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? या फिर आप देख पा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के दाग या धब्बे जो है उस पदार्थ में दिखाई दे रहे हैं, यही रासायनिक प्रभाव है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आलू में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? बूझो एक परीक्षण करता है जहां पर फल और वनस्पतियां भी विद्युत जालन करती है या नहीं, वह उसके समझना होता है। तो एक आलू को भाग को काट लिया जाता है, उसमें तांबे के तारों को प्रविष्ट कर दिया जाता है और उसकी माँ उसे बुला लेती है कुछ कारणों के बस और निकालना भूल जाता है। आधा घंटा बाद वह देखता है कि वह वापस आकर देखा कि आलू के तार, एक तार में नीला हरा सा धब्बा बन जाता है, जबकि दूसरा जो तार है उसमें ऐसा कोई धब्बा नहीं बनता है, ठीक है ना? इस प्रेक्षण से वह बड़ा आश्चर्य होता है और वह पहेली के साथ इसे फिर से दोहराता है, तो वह फिर वही चीज पाता है कि धन टर्मिनल्स में देखा जाता है कि उसके चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन जाता है, ठीक है ना? यह वह अनुभव करता है कि यह काफी लाभप्रद है क्योंकि इसके उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना? ठीक है ना? आपको पता तो नहीं होगा कौन सा धन टर्मिनल है या फिर कौन सा ऋण टर्मिनल है, ठीक है ना? ये आप देखने को बड़ी आसानी के साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो याद रखिए कि बूझो इसने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स साइंस में बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप निकालना कुछ और चाहते हैं और जो सामने कुछ रिजल्ट जो है वह कुछ और होता है, ठीक है ना? ये साइंस जो है, विज्ञान जो है वह कुछ इसी तरह से काम करता है, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, हम लोग जान लेंगे कि आखिर विद्युत लेपन आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत लेपन वह प्रोसेस है जिसमें विद्युत के सहारे, ठीक है ना, विद्युत की सहायता को लेकर, विद्युत की सहायता से किसी भी पदार्थ पर, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ पर अगर आप लेप चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना, वांछित लेपन जो भी आपको चाहिए, ठीक है ना, जैसा भी लेप आपको चाहिए वह लेपन अगर आप करना चाहते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम विद्युत लेपन कहते हैं। समझना आपको बातों को, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स विद्युतीय लेपन आपको देखने को मिलेगा विभिन्न प्रकार के, आपके पास जो साइकिल्स होंगे, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के कार के बहुत, इसके अलावा स्कूटर्स के बहुत ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर विद्युत का लेपन जो है वह होता है। विद्युत का लेपन होने से क्या होता है फ्रेंड्स? विद्युत का लेपन होने से बहुत ही जो चीजें हैं वो शाइनी दिखाई पड़ती हैं, चीजें भी रस्ट होने से भी बचती हैं बहुत टाइम, ठीक है ना? ये आपको समझना है विद्युत का लेपन। और विद्युत लेपन का सबसे अच्छा उदाहरण है फ्रेंड्स सोने के जो आभूषण। अब बहुत टाइम ऐसा आप देखते हैं कि सोने का जो पानी है वह उस वस्तु पर चढ़ाया गया है, ठीक है ना, सोने का जल चढ़ाया गया है, ठीक है ना। यदि आप सिल्वर का कोई भी ऑर्नामेंट्स, कोई भी आभूषण अगर आप ले जाते हैं किसी भी ज्वेलरी के पास, तो आप उसे कहते हैं कि सिल्वर का ले जाकर कि इस पर सोने की जल चढ़ा देना है, सोने का एक लेपन कर देना है, तो वह कर देता है, ठीक है ना। और एक प्रॉपर वह अपने अकॉर्डिंग वह एक पैसे का डिमांड करता है कि इतना पैसा से यह काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि साइकिल जब हम नई नई खरीदते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, तो वह जो है वह काफी चमकदार होती है। दुर्घटनावश जब इसमें खरोच पड़ जाते हैं तो अंदर वाली जो आयरन है ना वह बाहर निकल आती है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आपकी बातों को।
जैसा मैंने कहा कि महिलाओं का कुछ आभूषण जो पहने हुए देखे होंगे, जो सोने का जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वह वास्तव में सोने का नहीं होता है। सोने का एक लेयर, एक परत जो है उस पर चढ़ा हुआ होता है, लेकिन नीचे वाला जो मेन जो धातु है वो कुछ और ही होता है। ठीक है ना, समझना आपको बातों को। तो फ्रेंड्स, यह एक धातु पर, ठीक है ना, एक धातु पर दूसरे धातु की जो परत चढ़ाने का जो प्रोसेस है, उसे हम लोग विद्युत लेपन की सहायता से हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो यह कैसे पॉसिबल होता है, कैसे संभव होता है फ्रेंड्स, उदाहरण के रूप में आपको एक क्रियाकलाप के माध्यम से आपको बताया गया है। ठीक है ना। जैसे हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग आप देख पा रहे हैं 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज की तांबी की 2 प्लेट चाहिए। ठीक है ना। और उसमें आसुत जल चाहिए। उससे आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट चाहिए और तांबे का 2 प्लेट चाहिए और आसुत जल चाहिए करीब करीब 250 ml। ठीक है ना, आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। फिर उस डिस्टिल्ड वाटर में क्या करना है, कॉपर सल्फेट चाय की 2 चम्मच जैसा भरकर उसमें कॉपर सल्फेट मिला देना है और कॉपर सल्फेट में उसमें से अच्छी तरह से विद्युत की धारा को प्रवाहित हो, इसीलिए करना क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से आपको तनु सल्फ्यूरिक एसिड्स जो है, ठीक है ना, कोई भी एसिड्स फ्रेंड्स वह 2 तरीके का होता है। ठीक है ना। तनु होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है। ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो एक तनु सल्फ्यूरिक एसिड्स को आपको डालना है। ठीक है ना, कुछ बूंदे। आप देखेंगे कि उसके बाद आप देखेंगे कि 2 तांबे की तार को आप बैटरी से जोड़ देते हैं, 2 टर्मिनल से आप जोड़ देते हैं। ठीक है ना, यानी तांबे की जो 2 प्लेट लिए हैं उन्हें बैटरी से आप जोड़ देते हैं और सल्फेट में विलयन में आपको डुबाए रखना है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी। ठीक है ना, तांबे की 2 प्लेट आपने लिया है। ठीक है ना, आसुत जल लिया है जिसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण था, देन आपने क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक एसिड्स को दिया उसमें। ठीक है ना, अब देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं विद्युत लेपन दर्शाता सरल परिपथ, एक यहाँ पर बैटरीज भी आपने जोड़ दिया है। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोड को हटा देना है। ठीक है ना, विलयन में से इलेक्ट्रोड को हटा लेना है और फिर इन्हें आपको ध्यान पूर्वक देखना है। तो आप देखेंगे कुछ डिफरेंशिएट जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आप देखेंगे कि उसमें एक परत जो है वो चढ़ जाती है। ठीक है ना, आप देखेंगे कि एक परत जो है वो चढ़ गई है। ठीक है ना, आपने देखा कि आखिर एक तांबे में से यानी नेगेटिव वाले जो ऋणात्मक टर्मिनल वाला जो था, वह जो तांबा का जो परत था, ठीक है ना, जो पीसेस जो काटी गई थी वह जो कुछ मोटी हो गई है। ठीक है ना, आपने देखा। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस किस तरह से संपन्न हुआ है, चलिए इसे समझते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित टूट जाता है। ठीक है ना, स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल में संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होने लगता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर की क्षय की पूर्ति कैसे होती है, यह भी बात आपको समझना है। ठीक है ना, दूसरे इलेक्ट्रोड में जो तांबा की प्लेट से बना है उसमें से समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुलने लगता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी ये आप देख पा रहे पिक्चर्स में, इसमें से जो कॉपर है, तांबा है ना फ्रेंड्स, इसमें से कॉपर इसमें धीरे 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 टूटता हुआ इसमें से विक्षेपित होने लगता है। यानी ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल्स में है, समझना है आपको बातों को। ठीक है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल्स में है। नेगेटिव टर्मिनल्स में जब भी आप रखते हैं, ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, नेगेटिव टर्मिनल में जो कि वांछित, जिस पर आपको कोई भी धातु की परत अगर आपको चढ़ानी है तो उसे आपको नेगेटिव टर्मिनल्स में रखना है। ठीक है ना, इस प्रयोग के माध्यम से आपने यही सीखा। और जिस पदार्थ का कराना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमें सिल्वर का कोई भी आभूषण है, उस पर सोने का अगर जल चढ़ाना है या फिर कुछ भी करना है तो उसे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल्स में रखते हैं। ठीक है ना, सिल्वर को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल्स में रखेंगे, यहां पर रखेंगे जिस पर चढ़ाना है। ठीक है ना, और जिसमें शेष चढ़ेगा
यानी उसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल्स में रखेंगे, ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, उसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल्स में रखेंगे जिसमें से होकर चढ़ेगा, ठीक है ना, जिसमें से प्रवाहित होगा उसे हम लोग पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है ना, ये आपको समझना है। तो इसके ही बारे में आपको इस पूरे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विस्तार से आपको बताया गया है कि किस प्रकार से निक्षेपित होता है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले ही, विद्युत लेपन आखिर क्या होता है? विद्युत लेपन में होता क्या है प्रक्रिया में, एक इलेक्ट्रोड से, ठीक है ना, दूसरे इलेक्ट्रोड में स्थानांतरित होती है कुछ मेटल्स, समझना आपको बातों को, ठीक है ना, जिसे आप कह सकते हैं बड़ी आसान भाषा में, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहती है, ठीक है ना, विद्युत लेपन उसे हम कहते हैं। और विद्युत लेपन का आप अगर प्रोसेस, अगर स्टेप वाइज स्टेप अगर आप जानना चाहते हैं, तो इसमें से सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर यह प्रक्रिया किस प्रकार से होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, जिस पदार्थ में लेपन करनी होती है उसे हम ऋणात्मक सिरे में जोड़ते हैं, जिसे हम लोग कैथोड कह रहे हैं। कैथोड, समझना है हमको बातों को। वांछित धातु की प्लेट को धनात्मक सिरे में जोड़ते हैं, जिसे हम लोग एनोड कह रहे हैं। संवाहक घोल वांछित धातु के नमक का संवाहक होता है, समझना है आपको बातों को। यानी संवाहक घोल वांछित धातु के नमक का घोल होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आपने क्रियाकलाप में जाना कि आखिर कॉपर लिया गया ना, तो कॉपर अगर आप धातु रख रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट का होगा, यानी ये आपका धनात्मक सिरा में होगा, समझना है। कॉपर अगर आप धनात्मक सिरा में ले रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कॉपर किसी ऋणात्मक सिरा में रखे गए जो भी धातु है उस पर अगर कॉपर का प्रलेप चढ़े, तो आपको जो घोल लेना है तो कॉपर सल्फेट का लेना है। अगर आप जिंक ले रहे हैं धनात्मक सिरा में, ठीक है ना, जिंक ले रहे हैं धनात्मक टर्मिनल्स में ले रहे हैं, तो आपका जो घोल होगा वह उस धातु के नमक का घोल लगा, यानी जिंक सल्फेट होगा, ठीक है ना। अगर आप आयरन ले रहे हैं और आप चाहते हैं ऋणात्मक सिरे पर आयरन का प्रलेप हो, जो भी वस्तु है, धातु है, तो आपको आखिर घोल लेना है वह आयरन सल्फेट का लेना है, ठीक है ना। तो संवाहक घोल वांछित धातु के नमक से उसका बना होता है। धातु प्रवाह घोल से जब पास किया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या होता है, पांचवा, वांछित धातु प्लेट एनोड से अलग हो जाती है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में जमने लगती है। ये टोटल प्रोसेस है फ्रेंड्स। आपने जान लिया कि आखिर विद्युत का जो लेपन होता है वह किस तरह से आखिर काम करता है, ठीक है ना, यह पूरा प्रोसेस आखिर किस तरह से संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि आखिर ये किस तरह से ये उपयोगी है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुएं जैसे कार के कुछ भाग, स्नान गृह की जो टोटी होती है, उसके बाद गैस बर्नर, साइकिल का जो हैंडल्स होता है, पहिए के जो रिम होते हैं इत्यादि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, जो चमकदार होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्रोमियम काफी चमकदार होता है, इसे संक्षारित नहीं होता है, यह खरोचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा इसे पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से काफी महंगा होगा, ठीक है ना। इसलिए वस्तु को केवल एक सस्ती धातु से बनाया जाता है, देन क्रोमियम का सिर्फ लेयर चढ़ाया जाता है उस पर, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। और बहुत समय ऐसा देखा गया है आभूषण, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा फ्रेंड्स, आभूषण बनाने वाले सस्ती धातु पर चांदी या फिर सोने का विद्युत लेपन जो है वो कर देते हैं। ये आभूषण पूरी तरह से दिखने में सोने के ही प्रतीत होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में ये काफी सस्ते होते हैं और कुछ और मेटल्स का ही बना होता है, लेप चढ़ा हुआ होता है सोने का, ठीक है ना, समझना आपको बातों को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने विद्युत लेपन के बारे में जाना और विद्युत लेपन किस तरह से हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग हो रहे हैं उसके बारे में भी फ्रेंड्स आपने जान लिया।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर सवाल नंबर 1 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 1 फ्रेंड्स, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कुछ ब्लैंक्स दिए जा रहे हैं, ऐसे कथन दिए जा रहे हैं जो ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना। उस ब्लैंक्स को आपको सही शब्दों को आपको भरना है, ठीक है ना। तो चलिए देख ले रहे हैं आखिर सवाल नंबर ए में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। सवाल नंबर ए आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य डैश डैश तथा डैश के विलयन होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि विद्युत को चालन करने वाले जितने भी सारे लिक्विड्स होते हैं, द्रव्य होते हैं, वो अधिकांश द्रव्य होता है अम्ल का, एसिड्स का, क्षारक का या फिर लवण का होता है साधारणतया, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य होते हैं अम्ल के। आप देख पा रहे हैं आंसर शीट्स में भी अम्ल, क्षारक तथा लवण के विलयन होते हैं। उनके ही घोल में से हम विद्युत को चालन करने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर बी में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर बी आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने वीडियोस में भी जाना जिस चीज के बारे में यह चैप्टर है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो फ्रेंड्स किसी भी विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक वह इलेक्ट्रिसिटी रासायनिक प्रभाव को क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है, तो आप लिखेंगे रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। और रासायनिक प्रभाव किस तरह से उत्पन्न होता है आपने पूरी तरह से वीडियोस में भी जाना और आपको चैप्टर्स में बहुत ही अच्छी तरह से बताई भी गई है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर सी में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर सी फ्रेंड्स, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो फ्रेंड्स यहां आपको पूछा जा रहा है कि यदि कॉपर सल्फेट का मान लेते हैं एक विलयन है, एक सॉल्यूशन है, घोल है, ठीक है ना, उनमें से जब विद्युत धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो कॉपर जो होता है, ठीक है ना, वो बैटरी के डैश टर्मिनल में जाकर निक्षेपित होने लगती है, जमा होने लगती है, डिपॉजिट होने लगती है। तो वो कौन सा टर्मिनल है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर जो धनात्मक है ना उस सिरे से जनरली वह कॉपर निकलकर दूसरे प्लेट जहां पर नेगेटिव यानी ऋणात्मक जो सिरा है उसमें जाकर निक्षेपित होते हैं, ठीक है ना। यह हर बार यही होता है, याद रखना है आपको। यानी आपको जो प्लेट्स लेना है, ठीक है ना, वह प्लेट और सॉल्यूशंस बिल्कुल एक ही मटेरियल का होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का अगर आप सॉल्यूशन से लेते हैं तो दूसरी तरफ आपको प्लेट्स भी लेना है, जो धनात्मक प्लेट वो कॉपर का ही लेना है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो इस तरह से आप जो भी डिजायर्ड मटेरियल है तो वह आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और देन जिसमें आपको निक्षेपित करना है वह मेटल को आप दूसरी तरफ नेगेटिव यानी ऋणात्मक में आप ले सकते हैं। तभी तो मटेरियल्स जो होती है वो घोल से होकर कहा जाती है, उस ऋणात्मक बैटरी के ऋणात्मक सिरा पर संयोजित प्लेट पर जाकर निक्षेपित होने लगती है, याद रखना है आपको। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि अगला जो सवाल है उसमें क्या पूछा गया है। नंबर डी आप देख पा रहे हैं, विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। फ्रेंड्स इसके बारे में भी आपने पूरे इस वीडियोस में जाना कि आखिर विद्युत लेपन आखिर क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 2, जब किसी समपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलय
विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है ना? क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? अगर मान लिया जाए कि जो भी सॉल्यूशंस है, जो भी घोल है, वह घोल अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को अगर चालन कर रहा है, ठीक है ना, तो ही ऐसा संभव है कि चुंबक वाली जो सुई है वह विक्षेपित हो, ठीक है ना, वह इधर उधर चली जाए। ठीक है, आप सभी जानते हैं जनरली जो मैग्नेट, जो कंपास में जो सुई होती है वह नॉर्थ यानी उत्तर से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस में होती है जनरली। ठीक है ना? अगर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है उस वायर में से होकर, तो देन क्या होता है, कंपास की जो सुई होती है वह विक्षेपित होने लगती है। ठीक है ना? यानी घोल जो होगा वह आपका क्या होगा, वह घोल इस तरह का होगा, चाहे वह एसिड्स का होगा या फिर क्षारक का होगा या फिर नमकीन होगा। ठीक है ना? तो ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें से आर पार हो पाएगी या फिर चलन हो पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स एज अ उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि चुंबकीय सुई का विक्षेपण सूचित करता है कि विद्युत धारा तार के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। समझना है आपको बातों को? इसका मतलब है कि तरल या विलयन विद्युत का एक सुचालक है। क्या है? विद्युत का एक सुचालक है। जब सपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है ना, तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और विलयन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि आखिर वह जो घोल है, ठीक है ना, उस घोल में से, विलयन में से जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक आपका जो वह चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय जो सुई है, वह विक्षेपित नहीं होगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 3 में हमसे आखिर क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3, ठीक है ना, अब देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। ठीक है ना? तो ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं ऐसे वो 3 द्रव्य कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे फ्रेंड्स भूजल, सिरिका, खट्टे फलों का रस। आप लिख सकते हैं एज आंसर शीट्स के रूप में, आंसर में आप लिख सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि लवण, क्षारक या फिर अम्लीय युक्त तरल विलयन विद्युत का संचालन करेगा। यानी आप, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं कि अम्ल करता है, एसिड्स करता है, बेसिस करता है, क्षारक करता है, लवण करता है। ठीक है ना? साथ में भूजल ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि उसमें भी मिनरल्स होती है। ठीक है ना? ये आपको समझना है फ्रेंड्स। ये जो जनरली जो लिक्विड्स होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, ये इनमें से ही होकर विद्युत जो होती है उनका चालन होता है। ठीक है ना? देन चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित होती है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भी गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐसा लिक्विड्स ये दिया जाए, ठीक है ना, जिनमें से ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बैटरीज हैं। ठीक है ना? इस तरह से, जिस तरह के अगर आप लिक्विड आप आंसर शीट्स में बताए हैं, उत्तर में लिखे हैं, उस तरह के अगर आप लिक्विड दें तो ही यहाँ पर चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित होगा। याद रखना है। बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ और देख लेंगे कि आखिर हमसे प्रश्न नंबर 4 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 4, चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बैटरीज भी है, बल्ब भी है, तार भी, वायर भी है। ठीक है ना? यहाँ पर लिक्विड भी है। ठीक है ना? चूंकि आपका ये जो चैप्टर है आप लिक्विड से संबंधित है ना, ठीक है ना, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से। ठीक है ना? क्योंकि लिक्विड्स में से जब भी विद्युत धारा को प्रभावित की जा रही है तो उस लिक्विड्स में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर आपको बताना है कि बल्ब जो नहीं जलने का जो कारण है, ठीक है ना, याद रखना है आपको। बल्ब नहीं जलने का कारण क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो हो सकता है
आपको आंसर शीट्स में जो भी आपको समझ में आ रही है वो बातें आपको लिखनी है, लेकिन आपके लिए मैंने उत्तर में लिख के रखा है। आपको लिखना है बल्ब नहीं जलने के निम्नलिखित संभावित कारण हो सकते हैं, संभावनाएं हैं कि ऐसे हो सकती हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपको लिखना है कि बीकर में तरल विलयन अशुद्ध जल हो, डिस्टिल वाटर हो, ठीक है ना। डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो नहीं करेगा फ्रेंड्स। यहां पर ये देख पा रहे हैं, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के बीच में गैप है। अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो करंट पास नहीं करेगा, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। हो सकता है दूसरा बल्ब खराब हो सकता है, यह भी एक रीजन हो सकता है, पॉसिबल रीजन हो सकता है, संभावित कारण हो सकता है कि बल्ब ही खराब हो। तीसरा हो सकता है कि बैटरी पहले ही समाप्त हो गई हो, यह भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बैटरीज हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। बैटरी पहले ही समाप्त हो गई हो और बल्ब चमकाने के लिए या फिर बल्ब को जलने के लिए पर्याप्त चार्ज या विद्युत धारा उसमें से ना बह रही हो, यह भी हो सकता है। और लास्ट वन आप लिख सकते हैं कि कोई ढीला कनेक्शन हो, या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रोड तार से ठीक से नहीं जुड़ी हो, ठीक है ना। ये जो भी आप इलेक्ट्रोड दे रहे हैं इस पानी में, आप जो भी लिक्विड्स में दिए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो आप दिए हैं ना, हो सकता है इसमें से कोई भी कनेक्शन ढीला हो, ठीक है ना। तो कनेक्शन ढीला होने से तो नहीं जलेगा बल्ब, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इतने सारे संभावित कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 5 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 5 फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 5, दो द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षित्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। यह देखा गया कि समपरिक्षित्र का बल्ब द्रव ए के लिए अधिक चमकीला दीप्त हुआ। ए के लिए ध्यान से समझना है, ए जैसे लिक्विड में हम दे रहे हैं तो अधिक हो रहा है। अब है जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। तो आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? आप निष्कर्ष के रूप में आप क्या बोल सकते हैं? या आपको यहाँ आपको विकल्प दिया गया है। आप देख रहे हैं कि द्रव्य ए में जब आपका संपरिक्षित्र जब डुबोया गया, दिया गया जांच करने के लिए, विद्युत चालन उसमें से प्रॉपर रूप से, सही रूप से प्रभावित हो रहा है या नहीं, तो देखा गया कि द्रव्य ए में तो चमकीला दीप्त हुआ, लेकिन बी में जैसे ही दिया गया तो देखा गया कि काफी धीमा जो है वो बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो निष्कर्ष आपका क्या निकलेगा, वह आपका विकल्प के रूप में दिया गया है। विकल्प है नंबर 1, द्रव्य ए द्रव्य बी से अच्छा चालक है, द्रव्य ए जिसमें से अधिक चमकीला है बी से अच्छा है, या फिर द्रव्य बी द्रव्य ए से अच्छा है, द्रव्य बी ए से अच्छा है इसलिए वह धीमा है, या फिर नंबर 3, दोनों द्रव्यों की चालकता समान है, क्या ऐसा है, या फिर नंबर 4, द्रव्यों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि अगर यहां पर द्रव्य ए अगर द्रव्य बी से अगर उसका अधिक चालक होगा, ठीक है ना, द्रव्य ए में जो भी लिक्विड्स हैं वह लिक्विड अगर इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर रहा है, अपने में से होकर जाने दे रहा है, तो जनरली साधारणतः क्या होगा, बल्ब का ग्लो अधिक होगा, ठीक है ना। अगर बी में अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी अगर चालन करने की क्षमता अगर कम है तो बल्ब धीरे ग्लो करेगा। यानी यहां पर सीधे रूप से देखा जाए तो द्रव्य ए द्रव्य बी से अच्छा चालक है, ठीक है ना। आपको उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं कि द्रव्य ए जो है वो द्रव्य बी से अच्छा चालक है, इसीलिए ए में ज्यादा ग्लो हो रहा है, दीप्त चमकीला ज्यादा है, वहीं बी पर बहुत ही धीमा दीप्त हो रहा है, ठीक है ना। और बी अगर अच्छा होता, अगर ए से अगर बी अगर अच्छा होता, चालक की क्षमता अगर द्रव्य के पास बी वाले में अधिक होती तो ए में धीमा होता, ठीक है ना, और बी में ज्यादा चमकीला होता। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पता ही चल रहा है कि ए वाला जो द्रव्य है ना उसमें काफी पावरफुल है, वह इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने में से होकर पास होने दे रहा है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 6 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। जैसा आप सभी देख पा
तो फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं, तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको पूछा जा रहा है, शुद्ध जल आप सभी जानते हैं कि क्या विद्युत का चालन करता है या नहीं करता है? शुद्ध जल, प्योर जल, ठीक है ना, प्योर वाटर, तो क्या करता है? इसका उत्तर जो होगा वो डेफिनेटली नो होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। याद रखना है, शुद्ध जल कभी भी विद्युत का चालन नहीं करेगा। और यदि कहा जा रहा है कि यदि आपका आंसर नहीं में है, तो इसे चालक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो जनरली आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में से होकर विद्युत धारा बड़ी ही आसानी से जा सकती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जनरली कुछ बूंदे ले लेंगे नमक के, या फिर हम कर सकते हैं कुछ एसिड्स के कुछ ड्रॉप्स ले सकते हैं और उस पानी में दे देंगे, कुछ नमक लेंगे उस पानी में दे सकते हैं, या फिर कुछ क्षारक जो है लेकर उस पानी में दे देंगे। तो होगा क्या, वह जो पानी है यानी वह शुद्ध जो जल है वह फिर अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध होने से ही विद्युत की जो धारा है वह प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसा आंसर्स के रूप में आपको क्या लिखना है इस सवाल के उत्तर में? तो आपको लिखना है फ्रेंड्स, शुद्ध या अशुद्ध जल में नमक नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का हीन चालक होता है। समझना आपको, ठीक है ना, यह विद्युत का हीन चालक होता है, यानी बहुत बहुत ही कम मात्रा में यह चालक होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अच्छे से इसको, पुअर कंडक्टर है, समझना है, ठीक है ना, इसे अगर चालन बनाना है तो उनके लिए हमें नींबू आप ले सकते हैं, आप नमक ले सकते हैं, आप नींबू का रस ले सकते हैं, सिरका या विनीगर ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसी अशुद्धियों को अगर आप डाल दें तो इनमें से विद्युत धारा बहुत ही अच्छे रूप से प्रवाहित होगी। ध्यान से समझना है फ्रेंड्स, याद रखना है, अगर पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चाहे वह कोई भी पानी हो, तो समझना है कि उस पानी में इंप्योरिटीज है, अशुद्धियां हैं, या फिर हो सकता है लवण है, या फिर मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है। समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। या फिर एसिड्स है, अम्ल है, क्षारक है, या फिर लवण की मात्रा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होस पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल फायर आपने लास्ट के चैप्टर्स में ही पढ़े थे फ्रेंड्स, कि इलेक्ट्रिकल फायर में हमें पानी का यूज नहीं करना चाहिए। क्या होगा, इससे जो पानी दे रहे हैं वह इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा, उनका जो शरीर है बिजली के झटके लगेंगे और उनकी डेथ होने की संभावना है, ठीक है, उनके मरने की संभावना है। इसीलिए होता क्या है कि वो क्या करते हैं, जो मेन स्विच है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई का उसे बंद कर देते हैं, देन फायर जो है वो नॉर्मल हो गया। अब फायर आपका नॉर्मल है, देन आप पानी का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है ना। स्विच ऑन की स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं पानी में बहुत सारे इंप्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, ठीक है ना। वो अशुद्धियां में से होकर ही पानी में से क्या होगा कि जो करंट है वो पासेस होंगे, ठीक है ना। हो सकता है पानी को छिड़काव करने वाले जो भी फायरमैन वाले आदमी हैं उनके पास तक किसी तरह पहुंचे और फिर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। समझना आपको बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसा उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है, चलिए देख ले रहे हैं। इस सवाल के उत्तर के रूप में आपको लिखना है फ्रेंड्स कि आमतौर पर पानी में आमतौर पर लवण होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। विद्युत के झटके से स्वयं को और दूसरे को बचाने के लिए तथा किसी भी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फायरमैन क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर पानी में क्या होता है फ्रेंड्स, लवण होता है, सॉल्ट होता है, जो कि विद्युत का काफी अच्छा सुचालक है, ठीक है ना। विद्युत के झटके से अगर बचना है, खुद को बचाना है और लोगों को भी बचाना है, तो फिर क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फायरमैन क्या करते हैं, जो पावर सप्लाई के जो मेन स्विच है उसे बंद कर देते हैं, देन
उस फायर के साथ ट्रीट करते हैं बड़ी आसानी के साथ, देन वो नॉर्मल फायर होता है और बड़ी आसानी के साथ उसमें पानी को डालकर, ठीक है ना, पानी का छिड़काव करके होस के द्वारा, पाइपों के द्वारा पानी को बुझा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 8 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने समपरिचित्र से पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारणों की व्याख्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, समुद्र का पानी जो होता है उसमें सॉल्ट होता है, ठीक है ना, इसीलिए जो है इस तरह का पानी जो है वह ज्यादा रूप से विक्षेपित कर रहा है सुई को। समझ रहे हैं आपको बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इजीली आप इस बहुत ही आसानी के साथ इस सवाल का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको लिखना है कि विभिन्न अशुद्धियां और लवणों को हटाकर पीने के पानी को रासायनिक रूप से शुद्ध तथा विशुद्ध किया जाता है, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। जबकि समुद्र के पानी में बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, इसलिए समुद्र का पानी पीने की पानी की तुलना में अधिक कण या फिर अधिक विद्युत आवेशों का उत्पादन करता है और समुद्र के पानी के मामले में चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित भी दर्शाती है। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स कुछ देर पहले ही कहा कि जो समुद्र का जो पानी है, बहुत सारी अशुद्धियां, बहुत सारी इंप्योरिटीज, बहुत सारे लवण होते हैं, ठीक है ना। और समुद्र के पानी को आपने जाना था कि समुद्र के पानी को हम पी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। समुद्र के पानी को आप क्या पी सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं फ्रेंड्स। समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स, आपको लिखना है कि इसलिए समुद्र के पानी जो होते हैं उसमें काफी सारी अशुद्धियां होती हैं और जो कि विद्युत आवेश का उत्पादन करती हैं, ठीक है ना, जिसके कारण से चुंबक का जो सुई है बहुत ज्यादा रूप से समुद्र के पानी में विक्षेपित होकर दिखाई देता है हमें, ठीक है ना। यानी उसमें करंट का फ्लो जो होगा ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये गुड कंडक्टर है कौन? समुद्र का पानी, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 9 में हमसे आखिर क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मुख्यतः वर्षा का जल तो शुद्ध होता है और शुद्ध जल में तड़ित विद्युत का जो प्रवाह होता है बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये वर्षा का पानी शुद्ध होता है, तो शुद्ध में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे वाहनों से निकलने वाले जो भी अशुद्धियां होती हैं, कल कारखानों से निकलने वाले जो भी कॉन्टामिनेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पानी के साथ मिलकर उसे एसिड का एक फॉर्म देते हैं। देन एसिड से आप जानते ही, एसिड्स में विद्युत का तो चालन काफी आसानी के साथ होता है फ्रेंड्स। इसीलिए जब तेज वर्षा का समय हो रही होती है तो लाइनमैन जो होती है वो बाहर जब लाइन का काम कर रहे होते हैं, विद्युत तारों की मरम्मत कर रहे होते हैं, तो वह जो समय है, वह जो टाइम होता है, वह लाइनमैन के लिए काफी काफी आप बोल सकते हैं खतरों भरा हो सकता है, ठीक है ना। वह सुरक्षा भरा नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर आपको किस तरह से आखिर लिखना है। तो फ्रेंड्स, आपको लिखना है एज ए उत्तर के रूप में आपको लिखना है, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना असुरक्षित होता है। क्या होता है? सुरक्षित होता है? सुरक्षित नहीं होता है, असुरक्षित होता है। पानी जब अशुद्ध होता है तो विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत के झटके लगने की संभावना बनी होती है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 10 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 10 फ्रेंड्स। पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध होता है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके
संपरिचित्र में उसका परीक्षण किया। यह देखकर यह आश्चर्य हुई कि चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाती है। इसका कारण क्या हो सकता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आपको इसी सवाल के उत्तर के बारे में मैंने लास्ट सवाल के हिंट्स के ही बारे में बताए थे, ठीक है ना, कि वर्षा का जल शुद्ध होता है, प्योर होता है, ठीक है ना, और प्योर जल में तो विद्युत सप्लाई नहीं होती है, करंट का फ्लो नहीं होता है। लेकिन क्यों हो रहा है? वर्षा का जल इम्प्योर हो जा रहा है, अशुद्धियां उसमें आ जा रही हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि उसमें एक चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित हो रही है फ्रेंड्स। और ये अशुद्धियां आखिर आ कहां से रही हैं वो भी मैंने बताया। वाहन से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, जो ऑक्साइड्स होते हैं, कल कारखानों से निकलने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना, ये देन मिलकर ही क्या करते हैं? ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं, एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा का जल जब इसके साथ मिल जाता है तो, ठीक है ना, और उस एसिड्स वाले पानी में जनरली क्या होता है? विद्युत का सुचालन काफी आसानी के साथ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब पहली वर्षा का जल जल को कलेक्ट कर रही है और उसमें से जब संपरिचित्र का को देकर उसमें जब परीक्षण वह कर रही है तो वह देख रही है कि चुंबक का जो सुई है वह विक्षेपित हो रहा है। तो इसलिए वो सरप्राइज्ड है कि हमने तो सुना था कि वर्षा का जल तो काफी प्योर होता है, ठीक है ना, लेकिन वो दरअसल बात को पूरी तरह से नहीं जानती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लिखना है उत्तर के रूप में? आपको लिखना है कि हमारे आसपास की हवा में कई तरह की गैस, धूल के कण और प्रदूषक मौजूद होते हैं। ये कण वर्षा के जल में घुल जाते हैं और इसे विद्युत का सुचालक का माध्यम जो है वो बनाते हैं, ठीक है ना, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, ठीक है ना, कि वो धूल के कण, वो प्रदूषक, वो इम्प्यूरिटीज, वो अशुद्धियां, वो कण, वो पार्टिकल्स, ठीक है ना, कार्बन के, सल्फर के, ठीक है ना, वो कहां से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 11 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए, ठीक है ना। कौन सी सूची बनाना है फ्रेंड्स? विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपको उत्तर के रूप में आपको लिखना है नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, ठीक, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक के जो डिब्बे होते हैं वो टीन से लेपित होते हैं। नंबर 2, बनावटी आभूषण चांदी या सोने से लेपित होते हैं, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ठीक है ना। बनावटी जो आभूषण होते हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल सोने जैसे लगते हैं या फिर चांदी के जैसे लगते हैं, उनमें तो क्या होता है? उनमें आखिर एक लेप दिया जाता है, ठीक है ना, विद्युत का लेपन दिया जाता है, जिसके बारे में आपने चैप्टर्स में भी पढ़ा। नंबर 3 आप लिखेंगे, कार बम्पर और साइकिल हैंडल क्रोम से लेपित होता है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। कार में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के धातुओं से उनमें लेपित होता है, ठीक है ना। और या फिर साइकिल में जो हैंडल्स होते हैं वह भी क्रोमियम से लेपित होते हैं। नंबर नेक्स्ट आप लिखेंगे कि धातु के दरवाजों के हैंडल जिंक से लेपित होते हैं, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ठीक है ना। धातु के दरवाजे होते हैं, जो भी मेटल्स के जो दरवाजे होते हैं, दरवाजे के जो हैंडल्स होते हैं विभिन्न प्रकार के जिंक से वह लेपित होते हैं। आप देखेंगे अगर उसमें अगर स्क्रैच आ जाए तो वो जनरली जो मेन फॉर्म है उस मेटल धातु का, जो मेन फॉर्म, ठीक है ना, वो निकल आता है बाहर और लेप जो दिया गया वो उड़ जाता है स्क्रैच होकर, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 12 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो प्रक्रिया आपने 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड में के रूप में उपयोग की जाती है। एक पतली, ध्यान देना है, एक पतली शुद्ध कॉपर की छड़ और एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग होती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी आपको लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। तो फ्रेंड्स, आपको लिखना है अशुद्ध कॉपर
छड़ को धन टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए। शुद्ध कॉपर छड़ को इलेक्ट्रोड के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कॉपर का धन कॉपर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कॉपर कण धन रूप से प्रभावित होते हैं और ऋण इलेक्ट्रोड टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि आखिर जब भी विद्युत का लेपन किया जाता है ना किसी दूसरे वस्तु में, तो वह एक प्योर फॉर्म के रूप में होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अशुद्ध कॉपर छड़ को हम क्या करेंगे, वह धन टर्मिनल में हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, जो कि और शुद्ध कॉपर छड़ को इलेक्ट्रोड के ऋण टर्मिनल से हम जोड़ देंगे। ध्यान से समझना है आपको बातों को, क्योंकि कॉपर का जो कण होता है वह धन रूप से प्रभावित होता है, ठीक है ना, और ऋण इलेक्ट्रोड टर्मिनल की ओर आकर्षित होंगे, जो कि ऋण टर्मिनल में आपने क्या जोड़ा है, शुद्ध कॉपर का छड़ जोड़ा है। उसमें से जो भी इसमें अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां निकलकर जो कि मेन मटेरियल है जो कि शुद्ध है, वो फिर इसमें से आकर जुड़ जाएगा, किसमें, ऋण टर्मिनल में आकर आकर्षित होंगे और उसमें जाकर निक्षेपित हो जाएगा। समझ लेना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, पूरी तरह से। और जो अशुद्धियां हैं, पूरी तरह से अशुद्धियां वाले जो छड़ हैं कॉपर के, वो उसी तरह से रह जाएंगे। समझना है आपको बातों को। और जो आपका जो ऋण टर्मिनल है, ठीक है ना, जिसमें शुद्ध आपके कॉपर की छड़ है, वह पूरी तरह से कॉपर को अपनी तरफ खींच लेगा, ग्रास्प कर लेगा, अपने ऊपर निक्षेपित कर लेगा और पूरा बायां जो साइड्स है, ठीक है ना, अब पूरा जो ऋण वाला टर्मिनल है वह क्या होगा, दाहिना वाला टर्मिनल यानी जो ऋण टर्मिनल है वह रॉड पूरी तरह से कॉपर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। वही पॉजिटिव वाला जो कि बाया साइड्स में है वह पूरी तरह से अशुद्ध भरा हो जाएगा। ध्यान से समझना है, ठीक है ना। जनरली हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जनरली हम, आप सभी जानते हैं कि जनरली जो अशुद्धियां वाली होती हैं, ठीक है ना, वो हम ले लेते हैं आखिर प्लस में, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। और जो विक्षेप होने वाला, जिसमें निक्षेप होने वाला होता है, ठीक है ना, उसे हम लेते हैं निगेटिव में यानी ऋण में। तो इसमें से जो भी पदार्थ है वो धीरे धीरे जमकर इस पूरे पदार्थ को यानी ऋण वाले पदार्थ को पूरी तरह से वह क्या करता है, प्योर फॉर्म में ला देता है। प्योर फॉर्म होता है जो कि ऋण में होता है। समझना आपको बातों को, ठीक है ना। हर बार यही होगा, जो भी पदार्थ है वह पॉजिटिव से ही नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करेगा। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जो नेगेटिव वाला जो भी पदार्थ है आपका, जो भी प्लेट्स आप रखे हैं, वह पूरी तरह से शुद्ध के रूप में फॉर्म